जब मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर, जहां लोगों का मिजाज हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली की एक खबर जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, सबसे पहले बात उसकी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की जो तैयारी है वो की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर सभी की टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जिसमें जमानत की अर्जी डाली गई, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया, सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। हालांकि जमानत के संकेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, लेकिन लगातार ईडी की तरफ से अपोज किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि प्रचार प्रसार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज केजरीवाल पर फैसला आ सकता है। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत का संकेत दिया था, लेकिन कोई भी फैसला नहीं आ सका था। अब आज जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है। उससे पहले ईडी केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने नया हलफनामा दायर कर केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है और जो ग्राउंड बताए गए हैं ईडी की तरफ से वो यही है कि चुनाव प्रचार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई है। केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे को चुनावी प्रक्रिया का खुल्लम उल्लंघन करार दे दिया है। तो देखिए, अभी घमासान अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में जरूर देखने को मिल रहा है। हम आपको अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की शिकायत के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें केजरीवाल की जमानत का विरोध किस आधार पर किया गया है। ईडी क्यों ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है। यही नहीं, ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने इसमें कहा है कि किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अभी तक अंतरिम जमानत नहीं मिली है। यही नहीं, अगर कोई नेता जेल में बंद है और चुनाव लड़ रहा है तो उसे भी प्रचार के लिए जमानत नहीं मिलती है। ईडी ने अपने हलफनामे में आगे कहा है कि अगर कोई जेल में उसके वोट देने के अधिकार पर भी कई तरह की बंदिशें लग जाती हैं। अपने हलफनामे में ईडी ने ये तर्क भी दिया है कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव अभी तक हुए हैं। अगर चुनाव प्रचार के लिए किसी को अंतरिम बेल दिया जाए तो कोई नेता जेल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि देश में साल भर चुनाव चलते रहते हैं। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल की जमानत का अपोज करते हुए ईडी की तरफ से बताई गई हैं और ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, चुनाव प्रचार का आधार दिया जा रहा था, इसमें ईडी ने अपोज किया है और कहा है कि चुनाव प्रचार किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। अब देखिए, ईडी ने कल शाम को अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है। इसके खिलाफ केजरीवाल की लीगल टीम तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल के वकीलों ने इसे कानूनी प्रक्रिया का खुल्ला उल्लंघन बताया है। केजरीवाल के वकीलों ने 2 तर्क रखे। उनका कहना है कि एक तो चार्जशीट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं ली गई। दूसरा तर्क ये रखा गया है कि चार्जशीट तब दायर की गई है जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर चुका है और अपना फैसला सुनाने वाला है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या स्टैंड लेता है, ये देखना अब दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में अब घमासान इसी बात पर लेकर मचा हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत होती है या नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जेल में, बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा है, जेल का जवाब वोट से। और अब अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है तो दिल्ली का रण कितना दिलचस्प होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, आज जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने वाला है, तो ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की जो तैयारी है वो कर रही है। इस चार्जशीट पे पहली बार आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया जाएगा। चार्जशीट पे केजरीवाल के अलावा बीएसआर नेता के कविता का नाम भी शामिल है। ईडी दोनों को शराब घोटाले में आरोपी बना सकती है। ईडी शराब घोटाले में कई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ पहली बार चार्जशीट दायर होने जा रही है।
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। नियमों के मुताबिक गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी जरूरी होती है। तो देखिए, ये अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी तक का अपडेट है। आज एक तरफ चार्जशीट दायर करने की जो तैयारी है वो ईडी की तरफ से की गई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का आज रुख क्या होता है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। भास्कर मिश्रा आप दफ्तर से हमारे साथ हैं और अतुल भाटिया सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं। अतुल, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, आज क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट में? ईडी ने तो अपनी तरफ से जमानत का विरोध कर दिया है, आधार भी बता दिया है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग केस अरविंद केजरीवाल का है? देखिए प्राची, ये आइटम नंबर 50 है जिसमें हम ये माना जा रहा है कि लगभग 12 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये उम्मीद कर रही थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख था, जस्टिस संजीव खन्ना का रुख था, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये उम्मीद रख रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से गुरुवार को ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, वहां पर एक हलफनामा दाखिल किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। यदि इस तरीके से किसी नेता को अगर आप अंतरिम जमानत देते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। लगातार देश के अंदर चुनाव होते हैं, साल भर चुनाव होते हैं, और ऐसे किसी भी नेता को जेल की जो भ्रष्ट है उसको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो यही आधार ईडी ने कोर्ट के अंदर अपने हलफनामे के जरिए रखे थे, जिसके बाद जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। वहां पर बकायदा शिकायत की जाती है कि जब अंतरिम जमानत पर फैसला आने का दिन है तो उससे एक दिन पहले ईडी इस तरीके का हलफनामा दाखिल करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हलफनामे को दाखिल करने के लिए ईडी से नहीं कहा था। यही कारण है कि अब यह चर्चा भी चल गई है कि जो आज ईडी है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर पूरा जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो दाखिल कर सकती है। के कविता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये चार्जशीट होगी, क्योंकि 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी की गई थी और 21 मार्च को गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई थी। पीएमएलए के तहत 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। यही कारण है कि 15 मई से पहले ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। न सिर्फ ये चार्जशीट फाइल होगी, बल्कि जो ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उनका यह कहना है कि इसके अंदर आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाया जाएगा। तो ईडी जो पूरे शराब घोटाले के अंदर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहीं ना कहीं जो जमानत अंतरिम जमानत मिलने की जो लगातार उम्मीद लग रही थी, उसमें जिस तरीके से हलफनामा दाखिल किया गया है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उस हलफनामा जो ईडी ने दाखिल किया है उस पर भी ईडी को सुनेगा, क्योंकि ईडी की तरफ से जो केजरीवाल को जमानत ना मिल पाए। लेकिन देखिए, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके के संकेत मिल रहे थे, आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से कर रखी थी। अब भास्कर, अभी तक तो पूरा का पूरा नैरेटिव या पूरा का पूरा चुनाव प्रचार जेल का जवाब वोट से दो की तरफ घुमाया जा रहा था। अभी आम आदमी पार्टी को क्या उम्मीदें हैं? केजरीवाल को अगर राहत मिलती है तो आगे कैसे होगा अब कैंपेन? और देखिए प्राची, 2 दिन पहले से अगर तुलना की जाए तो उम्मीद कम हुई है। 2 दिन पहले ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है और फिर उसी हिसाब से पूरा कैंपेन तैयार होता। लेकिन पिछले 2 दिनों में ईडी के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये बाधा पहुंचाने वाली है। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिलने वाली थी उसमें एक बड़ी बाधा है ये। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि चुनाव से एन पहले अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आ जाते हैं तो उनका कैंपेन अचानक से पीक पकड़ लेगा। जो कार्यकर्ता अभी तक सड़क पे नहीं उतर रहे थे वो अचानक से आ जाएंगे और इसका फायदा न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी होगा। और उसी हिसाब से अब भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद तो है, लेकिन 2 दिन पहले की तुलना में कम उम्मीद है। अब ये अभी भी इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी की एक बार कोर्ट से फैसला आ जाए। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो अचानक से आपको दिल्ली की सड़कों पे अरविंद केजरीवाल के नाम पे हुजूम नजर आएगा। आपको तिहाड़ के सामने हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी की भीड़ नजर आ जाएगी कार्यकर्ताओं की, और फिर उसके बाद पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, पंजाब में कैंपेन, और लोकसभा चुनाव में खासकर छठे और 7वें चरण में एक नया रंग नजर आएगा। ये उम्मीद आम आदमी पार्टी लगाए बैठी हुई है। लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस हिसाब से पहले तुषार मेहता को लाया गया कोर्ट में, फिर उसके बाद ईडी के द्वारा ये खबर आई कि चार्जशीट दायर कर सकती है ईडी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है, और उसके बाद एक हलफनामा दायर करना। तो ये तीनों घटनाक्रम एक के बाद एक ऐसे इशारे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि शायद इसमें उम्मीद कम हुई है। लेकिन निराश नहीं है पार्टी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से 2 दिन पहले ये कह रही थी कि जमानत हम दे सकते हैं,
और वो स्थिति अगर सामने आती है, ठीक है भास्कर, उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले, लेकिन जिस तरीके से ईडी का रुख है उसे देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद मुश्किलें हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के लिए। अब आइए दिल्ली की जनता से डायरेक्ट जानते हैं अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से उन्हें क्या असर पड़ रहा है और क्या नहीं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद कुमार शर्मा। दिल्ली के रहने वाले हैं? अच्छा, अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में आज मामला है, उनको राहत नहीं मिलेगी या मिलेगी, इस पर आज फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या सोचती है दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को? सही सोचती है, तो जमानत तो मिलनी चाहिए, कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अच्छा, उनको जेल में डालना आपको भी लगता है कि राजनीति का हिस्सा था या वाकई में शराब घोटाले को लेकर कोई बात थी? नहीं, राजनीति का हिस्सा था। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। अनिल जी, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एज ए प्रेजेंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर को संविधान के हिसाब से उनको जमानत मिलनी चाहिए और आम जनता भी चाहती है कि वो बाहर आएँ और अपनी पार्टी के लिए और इसके लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके जो भी कैंडिडेट हैं, और ये भ्रष्टाचार को तो बेवजह उनके ऊपर लादा गया है, क्योंकि 2 साल में कोर्ट भी कह रही है कि 2 साल में नाम क्यों नहीं आया था, जो अब आ गया। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? आपकी सीट से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में फाइट है। मनोज तिवारी जी तो ही इज द एक्टर, ओनली एक्टिंग फॉर दैट पर्सन, और कन्हैया लाल वेरी जीनियस पर्सन, डॉक्टरेट। तो इसलिए एक बार उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि कन्हैया लाल सोशल बीइंग पर्सन है और उस परिवार से आते हैं जहाँ पर एक झोंपड़ी बनी हुई है अभी भी। ठीक है, देखिए कन्हैया कुमार पर भी चर्चा हो रही है। आपका क्या नाम है भैया? हरीश कुमार अग्रवाल। आप बताइए अग्रवाल जी, केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, जमानत तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो शराब घोटाला है वो एक अलग मैटर है। जमानत मिलेगी तो वो दिल्ली के बाहर आएंगे जेल से और चुनाव भी लड़ सकेंगे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि मैं शराब घोटाले में शामिल नहीं था, जब दिल्ली की गली गली के अंदर शराब के ठेके खुल रहे थे तो अरविंद केजरीवाल साहब सो रहे थे क्या उस टाइम पर? अच्छा, चुनावों में इसका कोई असर है अरविंद केजरीवाल का जेल जाने? बिल्कुल पड़ेगा जी असर इस चीज का। हाँ, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक को जो इन्होंने मूर्ख बनाया बिजली के बिल के नाम पर, पानी के बिल के नाम पर, और अब ये कहते हैं कि बिजली के बिल फाड़ के फेंक दो, ये पैसा कहाँ से लाएंगे बिजली के बिल भरने के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए ना नहीं मिलनी चाहिए, इस पर दिल्ली की जनता का रुख तो आपने जान लिया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या नैरेटिव बिल्ड करेगी, सीधा आपको लिए चलते हैं। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी, और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरी दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहाँ कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स। उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99 नंबर पे आता था, और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। 2011-12 और 2022-23 10 साल का जो कंपैरिजन किया जाता है महंगाई का, अर्बन और रूरल क्षेत्रों में लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी और खर्चे कितने बढ़े। तो सौरभ भारद्वाज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो हलफनामा दायर किया गया है ईडी की तरफ से वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब देखिए, एक तरफ दिल्ली का रण है, जो अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं या नहीं आते हैं इस बात से बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, लेकिन एक और लड़ाई है इस देश में जो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, और वो है ओवैसी का गढ़ हैदराबाद, जहां इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और किसी भी सूरत हाल में बीजेपी हैदराबाद से जीत दर्ज करना चाहती है। देखिए, 13 मई को हैदराबाद की हाई प्रोफाइल सीट पर वोट डाले जाएंगे और इस सीट पर बीजेपी ने माधवी लता को उतारकर ओवैसी के लिए जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ाई है। यानी इस बार मुकाबला 1 गो में हो जाएगा या मुकाबला ऐसे ही हो जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि माधवी लता एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिनका कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता वो हैं और उन्हें मैदान में उतारा गया है। देखिए, ओवैसी ब्रदर्स को लेकर बीजेपी के नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान के बाद हैदराबाद की लड़ाई और भी ज्यादा तीखी हो गई है।
नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने सीधे सीधे नवनीत राणा को धमकी दी है। ओवैसी ने नवनीत राणा पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने छोटे यानी अकबरुद्दीन ओवैसी को बहुत समझाकर और रोक कर रखा है। ओवैसी को छोटा ओवैसी निकल गया तो वो उनके सिवाय किसी की भी नहीं सुनेगा। तो आप समझ सकते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्हें आधार बनाकर ओवैसी धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि देखिए अभी तक मैंने अपने छोटे भाई को रोक कर रखा है, लेकिन अगर वो एक बार निकल गया तो मेरे सिवाय उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ओवैसी ने अपनी तकरीर में प्रधानमंत्री मोदी पर भी अटैक किया और कहा कि जो 15 सेकंड मांग रहे हैं उन्हें 1 घंटा दीजिए और बताइए कि कहां आना है। आइए आपको सुनवाते हैं ओवैसी के प्रहार कितने तीखे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और एक मोहतरमा है कहां से, महाराष्ट्र से, 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जाता हूं मैं, मुमताज खान बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती। मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं।